चलिए, तो स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल PRP स्टडी में। मैं फिर से आप लोग को मैथ का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए लेकर हाजिर। ठीक है, सॉरी साइंस का गड़बड़ा गया था। ठीक है, साइंस का ऑब्जेक्टिव है आप लोग के बीच में, ध्यान दीजिएगा और अच्छा समझने का कोशिश करिएगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आइए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का क्षण का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक क्या बनाना है? विद्युत चुंबक। तो किसका उपयोग करेंगे इसको बनाने के लिए? विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या चीज का उपयोग करेंगे? इस्पात, पीतल, नरम लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग करेंगे? नरम लोहा। किसे करेंगे? नरम लोहा का प्रयोग करेंगे। क्यों नरम लोहा का प्रयोग करेंगे? क्योंकि नरम लोहा का गुण है तो उसमें से जैसे ही करंट आएगा तो तुरंत पावरफुल चुंबक की तरह काम करेगा, और जैसी करंट खत्म उसका पावर भी खत्म। करंट आया तो बहुत पावरफुल हो जाएगा चुंबक, और जैसी खत्म। यानी भैया लोहा चुंबक बनाना, आपको विद्युत चुंबक बनाना है तो नरम लोहा का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, नरम लोहा सॉफ्ट आयरन की चुंबकत्व धारा क्षमता क्षणिक होता है। यानी क्षणिक होता है मतलब इसका मतलब करंट दीजिएगा तुरंत चुंबक बन जाएगा, करंट काटिएगा तुरंत चुंबक खत्म हो जाएगा। धारा प्रवाहित करने पर यह तुरंत शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जैसे करंट आया एकदम पावरफुल चुंबक बन जाएगा, क्वेश्चनों को धर के खींच लेगा, बन जाता है। और धारा बंद करने पर इसका चुंबक समाप्त होगा। करंट जैसे बंद करेगा तुरंत छोड़ देगा। छुके छोड़ देनी, पानी पानी हो जाएगा, देह पानी पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ छू के छोड़ेगा नहीं, करंट आएगा तो छू के छोड़ेगा नहीं, पूरा चिपका के पूरा पानी पानी कर देगा, तब छोड़ेगा। पूरा जवानी चूस जाएगा, उसके बाद छोड़ेगा, घाट पर जाए लायक बना देगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति यानी जो करंट आता है वो क्या रहता है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, बोल रहा है कि हमारे घर में जो करंट आ रहा है, लाइन आता है, वो क्या रहता है? 220 वोल्ट का दिश धारा रहता है, 12 वोल्ट का दिश धारा रहता है, 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा रहता है, या 12 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा। तो आपको याद करिए, जो घर में लाइन या करंट जो आता है वो कितना वोल्ट का रहता है? 220 वोल्ट। प्रतिवर्ती धारा रहता है 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा। कैसे कहेंगे कि प्रतिवर्ती धारा है कि दिश धारा है? तो भैया प्रतिवर्ती धारा में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता। तो घर में जो करंट है तो उसमें प्लस माइनस रहता है नहीं। ठीक है, तो भैया जो घर में हम लोग का जो करंट आता है 220 वोल्ट का क्या रहता है? प्रतिवर्ती धारा। याद रखिएगा। ठीक है, आवृत्ति पूछेगा, आवृत्ति भी पूछता है। आवृत्ति कितना रहता है? तो आवृत्ति रहता है 50 हर्ट्ज। घर में जो विद्युत करंट आता है उसका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? 50 हर्ट्ज। एकदम याद रखिएगा। घर में जो हमारा विद्युत आता है, करंट आता है, 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा रहता है। प्रतिवर्ती धारा को एसी करंट भी कहते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट का एसी करंट रहता है, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज रहो। समझ में आवत हो? तब बोतल घुमा मत रे मन न लगे तो ब्याह कर ले, बाद घुमाते रहिए जगह घुमा में। समझ रहा कि नहीं? अब पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ध्यान नहीं देते। देखो वो बबलू मौसा के घर है, आराम से टांग यार के, कोई टेंशन। ओ अब ठीक हो गया। आइए, भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति यानी घर में जो विद्युत आता है, करंट आता है, मानकों के अनुसार हमारे घर में दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति यानी दी जाने वाला करंट 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा होता है। 220 वोल्ट का होता है, होता क्या है? प्रतिवर्ती धारा। हम याद रखिएगा, घर में जो लाइन आता है 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा रहता है। इसकी आवृत्ति कितनी रहती है? 50 हर्ट्ज। HZ को हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, अब मेहरारू आएगा तो इससे भी ज्यादा वोल्टेज वाला आएगा। जिस दिन कमा के नहीं जाओ छाती पर चढ़ के कहेगा। ठीक है, हाँ। अब पलंग से नीचे लतिया के गिरा दे तो पलंग पर बड़ा चढ़े के मन करा है। सगवान के पलंग चाहिए, कोई करेला तोड़ देता पर न तो शाम के झाड़ू लेके गेट पर बैठा तो कितना हमारा बलमुआ कमा के थी, कभी आज तक कमाइए न होला तो वही डंडा पीछे से कर देता हूँ बांस से। अब
किसी वस्तु का प्रतिबिंब, बोल रहा है कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता हुआ है, यानी तुमको हम देख रहे हैं या कोई वस्तु को देख रहे हैं तो हमारा आंख में कहाँ उसका फोटो या प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कोई वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों तक कहाँ बन रहा है, जैसे आपको देख रहे हैं तो आंख में कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब बन रहा होगा, यानी इमेज बन रहा होगा। तो कहाँ बनता है, वही पूछा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है, कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली या आइरिस, तो कहाँ पड़ेगा, रेटिना पर। हम आपको देख रहे हैं तो हमारा आपका प्रतिबिंब बन रहा है हमारा कहाँ, रेटिन। इसी का एक और नाम है दृष्टि पटल, याद रखिएगा, दृष्टि पटल या रेटिना। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना पर। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल या कहाँ, रेटिना पर। कोई दिक्कत, एकदम याद रखिएगा। आंख में जो प्रतिबिंब आपको देख रहे हैं तो आंख में बन रहा है प्रतिबिंब, तो बनता है दृष्टि पटल या कहाँ, रेटिना। आंख एक लेंस के तरह है, जैसे कैमरा में लेंस रहता है ना, वैसे आंख में भी एक लेंस है। तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, चुत्तर लेंस नहीं, उत्तल लेंस। आंख में पूछेगा किस तरह का लेंस पाया जाता है तो उत्तल। आई में आपको देख रहे हैं ना तो उल्टा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, ये सब पूछता प्रश्न। पूछेगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में बनता है, कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। आपको हम देख रहे हैं लेकिन आपको गणमुड़िया उलट के आंख में बन रहा होगा, गणिया ऊपर मुड़िया नीचे, उसको गणमुड़िया कहते। तो आंख में वैसा बना, लेकिन आंख से जैसी सूचना दिमाग तक जाता है वो सीधा कर देता है दिमाग। लेकिन आंख में आपको कोई भी प्रतिबिंब बनता है उल्टा, पैर ऊपर मुड़ी नीचे, लेकिन आंख में उल्टा बना। लेकिन जैसी हम लोग को ब्रेन तक सूचना जाते जाते वो क्या हो जाता है, दिमाग उसको सीधा कर देता है। तो हमारा आंख एक उत्तल लेंस के जैसा होता है, यानी कैमरा है, कैमरा में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, जो देख रहे हो फोटो बनेगा कहाँ, रेटिना या दृष्टि पटल, उसी को कहते हैं, यहाँ बनेगा। अब बनेगा सब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहता है, दिमाग में रख लेना, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक आभासी सीधा। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कि हंसी मजाक में गुजार दीजिएगा। तो जवानी को गुजारिएगा ऐसे, तो जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा याद आती है। तो जवानी में लिबिर लिबिर करके मरने से अच्छा कि कुछ करके मरो। आइए, नेत्र का कॉर्निया या लेंस मिलकर बाहर से आने वाले प्रकाश की किरण को केंद्रित करता है। देखो, कॉर्निया या लेंस बाहर से जो लाइट आ रहा है उसको कंट्रोल करेगा, एक जगह जमा करेगा, केंद्रित करता है। और रेटिना या दृष्टि पटल, बोल दिया, रेटिना या दृष्टि पटल पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। समझे कि नहीं? वही बात बोला कि नहीं? बतवा बोला कि भैया दृष्टि पटल पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये सब कॉपी में क्वेश्चन लिख के एक बैग बना लेना है, ऐसा फलाना चिलाना, जो बताता हूँ अपना शब्द में, नोट अपना शब्द में बनता है, कि बाद में जब हम उसको पढ़े तो हमको समझ में आए। नोट्स अपना समझ के लिए बनाया जाता है, वो सुंदर और साफ सुथरा बढ़िया रह के होठ जैसा न बनाना है। नोट्स का नाम साफ सुथरा रहे, उसमें जो जरूरी का चीज उसको लिखते जाना है। ठीक है, नोट जितना कचरा जैसा बनाइए जो आपको खाली समझ में आए। हम अपना पढ़ने के लिए ना बना रहे हैं, तो उसमें खाली ज्ञान का चीज एकदम रहे कि एक बिंदु की, एक बार उलट देते लगे कि हाँ ना बच्चा लासार दिया कॉपी कलम को पढ़। ठीक है, कितना को देखो मैट्रिक लिख लिया करो, पेजो एको साफे का साफे नजर आ रहा है। वाह भैया पढ़े में बड़ी तेज हलथिन हो, एको जगह दागी होगी ना। अरे भैया पढ़े में ना हलथिन, जाके रख देलथिन, रोज आबलथिन यहाँ उठाबलथिन, फिर जाके रख देलथिन, फिर गोसाई घर से उठाबलथिन, फिर आ जा। अब भर दिन टांग चियार के सुतल, तो रिजल्ट भी टांगे चियार के आएगा। चलो आगे। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, एकदम अच्छा आंख है, कोई बीमारी उमारी नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष है, ना दूर दृष्टि, कोई बीमारी आंख में नहीं, तो दूर बिंदु यानी दूर कितना दूर देख सकते हैं। बोला एक स्वच्छ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, ऑप्शन ये है, आंसर दीजिए। ठीक है,
तो भैया एक स्वस्थ आंख है यानी अच्छा आंख है, कोई बीमारी वारी आंख में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उसका दूर बिंदु, दो गो चीज यहां से पूछेगा, निकट बिंदु, निकट बिंदु पूछेगा, निकट बिंदु और दूर बिंदु, दो चीज पूछेगा, निकट बिंदु और दूर बिंदु। आंख का निकट बिंदु कितना है और दूर बिंदु कितना है, ठीक है कि नहीं? आंख का निकट बिंदु और क्या पूछेगा, दूर बिंदु। तो आंख का निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर, निकट मतलब इससे नजदीक, आप आंख से नहीं देख सकते, 25 सेंटीमीटर से जैसे अंदर करिएगा आपको दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो आंख निकटतम 25 सेंटीमीटर देख सकता है और दूर अनंत, ठीक है, अनंत कहां तक देख सकता है, अनंत। निकट बिंदु आंख का 25 सेंटीमीटर है, दूर बिंदु अनंत है, यानी हमारा आंख नजदीक 25 सेंटीमीटर से नजदीक नहीं देख सकता है और दूर अनंत, जहां तक मन है वहां तक। कहा मौसी है, वो है फुलमतिया हमार मौसी है, मौसी जरा की करा जनेड़ा में, समझे? तो वो ऐसा। चलो आगे बढ़े। रुख जिंदगी ने मोर लिया कैसा, आइए, एक स्वच्छ मानव नेत्र बिना किसी तनाव, बिना तनाव मतलब बिना किसी टेंशन तथा समायोजन क्षमता के अधिक दूरी यानी अनंत तक, इन्फिनाइट, वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जबकि इसका दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम, देखो न्यूनतम या निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर। दूर नजदीक का यही लफड़ा है, नजदीक रहे तो 25 सेंटीमीटर, दूर रहे तो अनंत, ना भुलाइएगा। लॉलीपॉप चाभ रहा है, उम्र है चाभे के, बूढ़ा हो गया लॉलीपॉप चाभ रहा, ना मन कर रहा पढ़ने का, तो पढ़ो पढ़ो। क्या करता रे? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करिए और बताइए कि भैया क्या होगा। तो जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं, पहले ये जानिए। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है, ठीक है भैया, हमारी आंखों, सॉरी, जीवाश्म ईंधन की बात की जाए तो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर अनेकों जीव जंतु पेड़ पौधा सब था कि नहीं, लेकिन उसको क्या हुआ, अचानक से भूकंप या किसी प्राकृतिक घटना का सभ्य उलट के दब गया। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है, पृथ्वी पर जीव जंतु थे, आदमी था, पेड़ था, सब कुछ था, लेकिन भूकंप या कोई घटना प्रकृति होने के कारण सारे मिट्टी में क्या हो गए, दब गए। और ऊपर से मिट्टी दबता गया, दबाव बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया, तो दबाव बढ़ने से अंदर की मिट्टी क्या हो जाएगा, गर्म, और गर्म हुआ सब गर्म करके सड़ा गला दिया, और सड़ा गला के बना दिया जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में जैसे कि हो गया कोयला, पेट्रोल, डीजल, करासन तेल, मोबिल, ये सब, ठीक है, ये जीव जंतु से बना हुआ है। जिसको जलाइएगा धुआं निकल रहा, समझिए वो जीव जंतु से बना हुआ, वो जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो आप पूछा कि जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का वास्ते, यानी जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा मिलता है, जैसे हम लोग से भी जीवाश्म ईंधन बनेगा, हम लोग का एनर्जी मिलता कहाँ से, तो सूर्य से, ठीक है। जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलता कहां से है, सूर्य से, सन से, सनलाइट से, ठीक है ना। चलो आगे, क्या करिएगा, लाइन में हमारे सारू के बेटा थोड़ी है कि कहेंगे आ जाएगा, नहीं ना। आओ, कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के दबे प्राचीन पेड़ पौधा और जीव अवशेष से बना है, वही बात बोला कि नहीं। अब भी जीवाश्म ईंधन पूछेगा, जीवाश्म ईंधन क्या है तो बता दीजिए। कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पेड़ पौधा थे, जीव जंतु थे, वो दब गए। इन वनस्पतियों में मूल रूप में सूर्य का प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण हुआ और ऊर्जा संचित होते गए।
दब गया, दबते दबते पूरा गर्म हो गया, गर्म होते होते भैया खूब बे उसमें से अपने पिघल के तेल बन गया, कोयला बन गया, कुछ कुछ बन गया। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? अभी जानेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले कौन है? तो बताइए कि भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज करने वाले कौन है? कितने हैं? ठीक है, तब विद्युत चुंबकीय खोज करने वाले कौन है? फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाला कौन है? फैराडे। अब यहाँ एक शब्द है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे एक तार लीजिए, ठीक है, तार लिए और तार को आपस में बहुत लपेट दिए और लपेट को उसमें से लपेट दिया, ठीक है, लपेट दिया। लपेटने के बाद उसके पास चुंबक लाके आगे पीछे की, चुंबक लाके क्या किए? आगे पीछे। तो जैसे चुंबक आगे पीछे करिएगा ना, उसमें अपने करंट उत्पन्न हो जाएगा। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इन चुंबक के कारण उसमें करंट उत्पन्न हो गया, तो ये क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसको खोज करने वाले कौन है? फैराडे साहब। कौन है? फैराडे। ठीक है, कौन है? फैराडे। चल आगे, रहने दो ना, कम बेसी होते रहे, कोई दिक्कत। चलो आगे देखिए, महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे, महान है, ग्रेटेस्ट, महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की खोज की, जिसके अनुसार परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। सिंपल सा याद रखिएगा कि माइकल फैराडे या फैराडे डायरेक्ट लिखिएगा। चुंबकीय प्रेरक की खोज कौन किया? तो फैराडे। और ज्यादा आपको डेट उठना जानने के लिए, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए आपको जानना है तो लिख लीजिए, क्योंकि पढ़ाई कुछ खराबी नहीं करता है। चलिए आगे। जो नेत्र, नेत्र मतलब होता है आंख, ये नेत्र है। दो गो हम लोग पास दो गो क्या है? नेत्र। नेत्र बोले तो आंख, आलू के फांक नहीं बल्कि नेत्र। हाँ, तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी नजदीक वाला को हम साफ नहीं देख पा रहे हैं, तो उस नेत्र में होगा, यानी कौन बीमारी हो गया है जिसके कारण हम निकट के देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, निकट का देख नहीं पा रहे हैं, तो आंख में कौन बीमारी हो गया जिसके कारण निकट का देख नहीं पा रहे हैं? बउआ मौसा के बराती में आया है, नींद आ गया, अभी डीजे आ रहा है, नाचो उचो, ठीक है, उसका मौसी के लेके जाएंगे, तब शांति से रहना है। तो भैया निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, यानी दूर वाला साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, नजदीक वाला साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूर वाला साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए तो कौन बीमारी? आइए, सब बीमारी यहाँ लिखा है, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, जगह दृष्टि दोष या वर्णांधता। आइए, तो दूर दृष्टि दोष है, तो आपको दूर वाला साफ साफ दिखाई देगा, याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट वाला साफ साफ दिखाई निकट वाला साफ साफ दिखाई नहीं देगा। यदि आंख में बीमारी हो गया है दूर दृष्टि दोष, तो दूर वाला एकदम अच्छा से साफ साफ दिखाई देगा, जो नहीं देख सकते वो भी दिखेगा। ठीक है, और निकट वाला आपको दिखाई नहीं देगा। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए निकट दृष्टि दोष है। कौन दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो भैया निकट वाला आपको क्या होगा? साफ साफ दिखाई देगा, निकट वाला दिखाई देगा और दूर वाला दिखाई नहीं देगा। यदि आंख में हो गया बीमारी का नाम है निकट दृष्टि दोष, तो निकट वाला एकदम साफ साफ एकदम दिखाई देगा, अच्छा से दिखाई देगा, एकदम मलाई बर्फ की तरह। और दूर वाला बाबा सिर उखड़ जाएगा, दिखाई नहीं देगा। समझे कि नहीं समझे? अब जारा दृष्टि दोष, तो जारा दृष्टि दोष में दोनों नहीं दिखाई देगा, ना आपको निकटे वाला दिखाई देगा ना दूरे वाला। अब वर्णांधता, तो वर्णांधता में हरा और लाल ये दो रंग आप पहचानने में कंफ्यूज रहिएगा। आपके आंख में मान लीजिए हो गया वर्णांधता, तो हरा और लाल रंग पहचानने में कंफ्यूज रहिएगा। इसे कहते कलर ब्लाइंडनेस।
इसमें आप हरा और लाल रंग को पहचानने में असक्षम रहेगा, नहीं पहचान पाए। तो आपका मेहरारू हरियर बुल्लू पीला कुछ पहन के आएगा तो आपको भैया हरा लाल दिखेगा ही नहीं। तो फिर कहेगी कि मैं सजू किसके लिए जब मेरा पिया ही आंधर है। तो सजे उजेगी नहीं, जैसे तैसे बाल झोटे एकदम कंचना जैसे भूत जैसन करके आई, समझे कि नहीं। ये देखिए ये ऐसे नहीं होता, ये खानदानी चलते आ रहा है। कोई खानदान में किसी को दादा दादी नाना नानी किसी को है तो आपको भी हो सकता है। ये अपने आप दोबारा से नहीं होता, आप में होगा तो आपका बाल बच्चा में भी देखा जा सकता है। तो आइए फिर से, दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला, जो दृष्टि दोष है वही दिखाई देता है। देखो दूर तो दूरे वाला दिखाई देगा, निकट तो निकटे वाला दिखाई देगा। जो बीमारी है वही दिखाई देगा, समझ रहे हैं ना। दूर दृष्टि दोष है तो दूरे वाला दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकटे वाला दिखाई देगा अच्छा से। जा रहा है तो दोनों लिबलिबा के मरे वाला काम हो जाए, समझे कि नहीं। अब वर्णांतता है तो हरियर लाल ना पहचान पाइएगा, कंफ्यूज रहिएगा, चक्कर पकड़ भकर भुकर नहीं देख पाइएगा, समझे कि नहीं। चलिए आगे। जाने की नहीं ना किसी को इच्छा है, जाने की इच्छा तो जा सकते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आइए, दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा। दूरदृष्टि इंग्लिश में भी कभी कभी देखो, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते, याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है, दूर का वस्तु स्पष्ट यानी साफ सुथरा दिखाई देगा, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसे उत्तल लेंस से ठीक करेंगे। कौन चश्मा लगाएंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगाइएगा चश्मा तो दूरदृष्टि दोष क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। एकदम सब इंपोर्टेंट यहाँ बात बता दिया है जो कि आपको लिख के याद कर। चलिए ना, मौसी से लिखवा लेना, मौसा से लिखवा लेना। यह है भैया CaCO3 और इसको दिए उष्मा, ऐसे लिखा हुआ है उष्मा, तो बनाया CaO प्लस CO2। बोला कि ये भैया समीकरण है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी किस प्रकार के समीकरण है। तो याद रखो ये एगो है, एगो सूत्र टूट के दूगो या दूगो से ज्यादा बनाया, दिमाग में बैठाओ। एगो है, एगो से टूट के दूगो या दूगो से ज्यादा बनाए, ठीक है। एगो है, एगो से टूट के दो या दो से अधिक बनाए तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या वियोजन समीकरण। एगो रहे, एगो से टूट जाए, देखो एगो है, अभिकारक एगो है कि नहीं, तो अभिकारक एगो है, इधर वाला को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, इधर वाला को उत्पाद। तो एगो अभिकारक रहे और दूगो या दूगो से ज्यादा टूट जाए, आपस में टूट जाता है, तो टूट जाता है तो भैया इसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब संयोजन में क्या होगा? दो गो रहेगा या दो गो से ज्यादा रहेगा, टूट के एगो बनेगा। वियोजन में एगो या दो गो जुड़ जाएगा, एगो बनाएगा, समझ रहा है कि नहीं। संयोजन में दो या दो गो से ज्यादा रहेगा, आपस में जुड़ के कैगो बनाएगा? एगो। संयोजन में दो या दो गो से ज्यादा रहेगा, मिल जाएगा, बनाएगा एगो। अब वियोजन में एगो रहेगा, टूट के दूगो या दूगो से ज्यादा बनाएगा। इसका उल्टा रहे तो संयोजन, समझ गया। आगे अहिरे माई। आइए, जब एक एकल अभिक्रिया CaCO3 उष्मा पाकर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट रहा है, एगो है, एगो टूट के दो या दो से ज्यादा बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो बना रहा है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन डिकम्पोजिशन या अपघटन अभिक्रिया, याद रखिएगा। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। ये सारे बात आपको जानना जरूरी है। आपको हम साइंस में एकदम इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, अपने से ऑपरेशन कर लेना, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। अब वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए, साग सब्जी, साग सब्जी देखे ना, साग सब्जी बोला कि साग सब्जी क्या चीज? साग सब्जी। साग सब्जी को विघटित होकर, विघटित सड़ कर, सड़ जाए
सर्क कर कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट यानी वो खाद जैसा बन गया। तो साग सब्जी सड़ के खाद जैसा बन गया तो कौन सा अभिक्रिया यहाँ होता है? तो कोई भी चीज गल सड़ रहा है तो उसमें से उष्मा निकलता है, याद रखिएगा। कोई भी चीज गज से आदमी कूदते तो मर जाता है, धीरे धीरे सर के महकने लगता है। क्यों? तो सर के धीरे धीरे कंपोस्ट हो रहा है, डिकम्पोज यानी सर के टूट रहा है, सड़ रहा है। समझे कि नहीं? और डालने दीजिए। सन गल रहा है तो डिकम्पोस्ट हो रहा है, तो उसमें से क्या निकल रहा है? उष्मा। तो यहाँ भी साग सब्जी सड़ गल रहा है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। कौन सा अभिक्रिया हो गया? उष्मा क्षेपी। जिसमें से उष्मा बाहर निकले तो उष्मा क्षेपी, और उष्मा देना पड़े तो उष्मा शोषी। उष्मा देना पड़े तो उष्मा शोषी, और उष्मा निकले तो उष्मा क्षेपी। कोई दिक्कत? चलिए, साग सब्जी और कार्बनिक पदार्थों को विघटन मतलब टूट के सड़ गल के कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया में ऊर्जा यानी उष्मा उत्सर्जी मतलब निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। चलिए आगे, तो आखिरी में पहुंच गए हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हौसला अब जाहिर होता है, मन करता है बनाने का वीडियो और आप लोगों के लिए, ठीक है ना? लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको पढ़ाने का तरीका। आइए, तो निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय, विजातीय मतलब होता है अलग जाति का। विजातीय मतलब अलग, अलग। विजातीय मतलब क्या होगा? अलग। कौन है? ऑप्शन 4 गो में जो अलग है, बाकी एक जैसा है, बाकी और सब क्या है? अलग है। तो भैया चूना पत्थर, देखिए चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, खड़िया का भी फॉर्मूला होता है CaCO3, संगमरमर का भी होता है CaCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो कौन अलग है? दिखाई दे रहा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, बाकी चूना पत्थर खड़िया संगमरमर सब एक के है, बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, यानी ये विजातीय है। विजातीय मतलब अलग जाति का। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो याद भी कर लीजिएगा, सबका फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला भी इसका याद कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा साइंस में भैया। मेरे वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा जरूर, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना? और दोस्तों जो नहीं किया उनको सब्सक्राइब करवाइए। बड़े बड़े मास्टर को तो आप लोग सपोर्ट करते ही, हमको भी कम से कम आप सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।